हेलो एवरीवन। 27 जून का न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है शंघाई सहयोग संगठन SCO, जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट में इसको कवर किया गया है। उसके बाद अमेरिका, जो अभी देखा जा रहा है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विड्रॉ कर रहा है, उसमें एक नया अलायंस है जो गावी, उससे भी विड्रॉ किया है। तो ये आपका प्रमुख टॉपिक है। उसके बाद अमृत मिशन के 10 वर्ष पूरे हुए। अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अर्बन जो डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था अमृत मिशन, उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। कुछ उपलब्धियां भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, रेयर अर्थ एलिमेंट, और ये काफ़ी चर्चा में है और भारत के संदर्भ में क्यों यह ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्या चुनौतियां हैं, सबको हम लोग डिटेल में इसके संदर्भ में देखेंगे। चीन का क्या प्रभुत्व है इस संदर्भ में वो देखेंगे। और बड़े टॉपिक में जो लास्ट है, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, जो सागरमाला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसी का आगे का अपडेट है, उसको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, उनको शॉर्ट में देखेंगे। और एक आपका जो स्थल है जापान, सुर्खियों में रहे स्थल में जापान अभी थोड़ा चर्चा में है कुछ आपदा के कारण, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बड़े टॉपिक चलते हैं SCO के तरफ। SCO अभी SCO का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, उसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग चल रहा था और हर मीटिंग के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है। उसमें SCO का नियम है यूनिवर्सल कंसेंसस का, मतलब सभी 10 देश के डिफेंस मिनिस्टर्स अगर सहमत होंगे तभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया जाएगा। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें प्रोटेस्ट किया और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, जिस कारण से ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सका और बिना ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ही यह डिफेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग था वो समाप्त हुआ। आखिर भारत की क्या आपत्ति थी ज्वाइंट डिक्लेरेशन में? ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो टेररिज्म जो उल्लेखित था वो डाइल्यूटेड फॉर्म में था। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के टेररिज्म का उल्लेख है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता है उसका तो उल्लेख है, लेकिन भारत में जो पिछले महीने बहुत ही भयानक टेररिस्ट हादसा हुआ, जिस अटैक हुआ, जो पहलगाम अटैक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने आगे ये भी दोहराया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलता है, जहां वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का सिद्धांत परिलक्षित होता है। और इसी में जो जितनी समस्याएं हैं दुनिया की, भारत उसको एक परिवार की समस्या मानता है और सभी के लिए समान समस्या मांगता है। इसलिए जो टेररिज्म का जो दो प्रकार के यहाँ पे रूप दिखाए गए हैं, एक जगह तो आलोचना किया गया, एक जगह उल्लेख भी नहीं किया गया, तो भारत उसका बहुत बड़े स्तर पे आलोचना करता है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला कि SCO एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज पूरी दुनिया की जनसंख्या का 40% SCO के मेंबर्स स्टेट से आते हैं और GDP का 30% SCO के मेंबर कंट्रीज़ के GDP मिला के आता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसका आकार, चाहे वो भौगोलिक रूप में ही क्यों ना हो या आर्थिक रूप में या जनसंख्या के रूप में, बहुत बड़ा है। भारत के लिए SCO का क्या महत्व है? अब इसके SCO के महत्व पे जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में C राजमोहन का आजकल बार बार आता है। भारत में जो इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनका कहना है कि जो दुनिया अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर आपका नेटो, वहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का नेतृत्व है, उसमें यूनिपोलर डोमिनेंस है। उस यूनिपोलर डोमिनेंस को रेसिस्ट करने के लिए, कम करने के लिए SCO एक पश्चिम देशों से रहित एक अच्छा रीजनल फोरम बन सकता है। तो SCO का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें यही नहीं, जो आपका क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसमें राइट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का हेल्प भारत ले सकता है। इसके अलावा जो SCO में
के तहत सामाजिक आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए अच्छा प्रयास किया जा सकता है। इसमें भारत भी इनोवेशन व स्टार्टअप फॉर विशेष कार्य समूह भारत के नेतृत्व में ये बना है, जो इन क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बोला कि पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व वाली जो पूरी, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर आपका IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, वहाँ पश्चिमी देशों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। उसको भी कम किया जा सकता है SCO के माध्यम से। हाल ही में मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो डॉलर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मानी जाती है उसके बजाय अपने राष्ट्रीय मुद्राओं में ट्रेड करें। इससे पश्चिमी देशों का दबदबा कम होगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फोरम जो वेस्ट को काउंटर करते हुए बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि SCO में जो मेंबर्स हैं उसमें मध्य एशिया के काफ़ी देश हैं। और ये मध्य एशिया के देश, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये सब भारत ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर INSTC, उसमें सहयोग दे सकते हैं। और ये उत्तर और दक्षिण रूस से लेकर भारत के मुंबई तक अच्छे से ट्रेड कॉरिडोर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन SCO के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि SCO के अंदर ही चीन पाकिस्तान का एक गठजोड़ देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि पहलगांव जैसे जो बुरा आतंकवादी घटना हुआ उसमें पूरी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की, लेकिन चीन ने उस रूप में भर्त्सना नहीं किया और देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ थोड़ा टिल्ट है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो SCO को वेस्ट जो है पश्चिम दुनिया के देश इसको अपने विरोध में देखते हैं, जिस कारण से भारत की जो स्थिति है थोड़ा असहज हो जाती है। क्योंकि ये जो SCO ब्लॉक है, देखिए इसमें सबसे प्रमुख देश है चीन, और अभी चीन को काउंटर करने के लिए वेस्ट बहुत प्रकार के ऐसी नीतियां बना रहा है, और उसमें रूस भी है दूसरा सबसे प्रमुख देश, और भारत चूंकि इसमें शामिल है, तो ये एक एंटी वेस्ट देखा जाता है। जबकि भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है कि भारत किसी भी ऐसे गुट में नहीं शामिल होना चाहता है जहां पे किसी दूसरे देश या समूह के खिलाफ ऐसा दिखे। तो इसलिए जो वेस्ट के पश्चिम दुनिया के देश हैं वो भारत को इस मामले में थोड़ा, चाहे ब्रिक्स में या फिर SCO में शामिल होने के कारण थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। आप जब अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं SCO के संदर्भ में कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कब इसकी स्थापना हुई। 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें संघाई 5 नाम से एक समूह विकसित हुआ। संघाई 5 का मतलब है 5 देश, 5 देशों का समूह बना, यही संघाई 5 आगे SCO के रूप में गठित हुआ। वो 5 देश जो मूल देश थे जो इसके संघाई 5 स्थापना किए थे, उसमें एक तो भारत, माफ कीजिएगा, एक चीन तो था ही, साथ में रूस, चीन और रूस, और मध्य एशिया के 3 देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। मध्य एशिया का भी मैपिंग आपको पूछ दिया जाता है प्रीलिम्स में, तो आप अच्छे से मैपिंग कर लीजिएगा। साथ में ये भी बता दूं आपको कि अब जो विभिन्न समूहों पे जो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो एक स्टेटमेंट तो आपका करेंट का होगा, 2-3 स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट करेंट का होगा, एक बेसिक स्टेटमेंट होगा जो कौन कौन से देश शामिल हैं, इस तरीके का, मुख्यालय कहाँ, इस तरीके का, और एक स्टेटमेंट बैकग्राउंड को लेके होता है। जैसे ये बैकग्राउंड है कि 2001 में स्थापना हुआ था जिसमें 5 देश थे, वो 5 देश कौन थे ये भी जानना जरूरी है। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और 2017 में आपको भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ, 2023 में ईरान शामिल हुआ, और लास्ट में बेलारूस शामिल हुआ 2024 में।
तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है। जैसे इस बार ब्रिक्स के संदर्भ में पूछ दिया गया प्रीलिम्स में, तो एससीओ के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कौन सा देश है जो शामिल हुआ। तो कौन है वो? बेलारूस। तो टोटल आपके इसमें 10 देश हैं। जो संघाई भावना बोला जाता है, एससीओ के जो सिद्धांत हैं उसको संघाई स्पिरिट बोला जाता है। वो स्पिरिट बस एक बार जान लीजिए कि आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, विचार विमर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और साझा विकास की भावना संघाई स्पिरिट कहलाती है। इसमें जो संगठनात्मक ढांचा है, जो एपेक्स बॉडी है, जो सबसे प्रमुख बॉडी है, वो राज्यों की प्रमुख का परिषद है, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थान है। उसके नीचे सरकार के प्रमुखों का परिषद, जो दूसरा सबसे प्रमुख संस्थान है। एक बार एससीओ का मैप देख लीजिए आप। तो इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये मध्य एशिया है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है, लेकिन एक देश इसमें शामिल नहीं है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान शामिल एससीओ में नहीं है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आपका ईरान तो है ही, पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, रूस है, बेलारूस है। तो सब आपके 10 देश इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिए तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का वो देश है जो एससीओ में शामिल नहीं है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है जो अभी ट्रंप का पिछला जो काल रहा है 4 साल का, उसमें भी देखा गया जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या ऐसा अलायंस है उससे विड्रॉ करना। और ये चीज़ फिर अभी जब ट्रंप नए कार्यकाल में आए हैं तो वहाँ भी ये देखा जा रहा है। तो ट्रंप मतलब अभी का अमेरिका गावी, इसका दूसरा नाम है द वैक्सीन अलायंस, के वित्त पोषण पर रोक लगा दिया है, उससे विड्रॉ कर लिया है गावी से। अमेरिका ये गावी पे और WHO पे यह आरोप लगाता है कि जो वैक्सीन की सुरक्षा के संदर्भ में जो भी क्रिटिक किए जाते हैं, मतलब आलोचना की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दोनों संस्थान उसको सप्रेस करना, दबाने का प्रयास करते हैं, सही से जवाब नहीं देते हैं, पारदर्शिता की बहुत कमी है। इसी कारण से इससे विड्रॉ कर लिया। जबकि अमेरिका गावी का शुरू से ही लंबे समय से बड़ा समर्थक देश रहा है। जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ समय से बहुत जो अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संगठन हैं जैसे WHO हो या फिर आपका यूनिसेफ हो या पेरिस जलवायु समझौता हो या फिर संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी हो, इन सब से बाहर, या फिर ये भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इन सब संस्थाओं से अमेरिका धीरे धीरे विड्रॉ किया है। तो एक बहुत बड़ा गैप, एक वॉइड क्रिएट हो गया है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, और उससे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इनका वित्त पोषण में बहुत ज़्यादा योगदान अमेरिका का रहा है। तो इन सब संस्थाओं में वित्त पोषण के संबंध में काफ़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। तो ये जो अमेरिका का प्रभाव है, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आप इसका ये भी चुनौती है कि जो भारत हमेशा इसका ये भी प्रभाव पड़ने वाला है कि भारत हमेशा बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था है, ग्लोबल ऑर्डर है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, उस पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, और जो अमेरिका जो वैक्यूम क्रिएट करके वापस जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो डर है कि चाइना उस वैक्यूम स्पेस में आ सकता है, उस वाइड को भर सकता है। इसका भारत के संदर्भ में बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अभी तो जो
वैश्विक संस्थान है उस पर वेस्ट का पश्चिम दुनिया का प्रभुत्व है, अगर धीरे धीरे चाइना का प्रभुत्व होने लगे, और आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में संबंध कैसे हैं, तो भारत पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी आप देखिएगा कि पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका पीछे हट गया और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है अमेरिका। चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो अमेरिका जैसा देश अगर पीछे हटा है, तो जो एक लक्ष्य है कि हम लोग समय के पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन है उसको कम करें, तो वो टारगेट मीट होना बड़ा असंभव प्रतीत होता है। अब आते हैं सीधे हम लोग इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये भी पड़ सकता है कि स्वास्थ्य के लिए धन की कमी पड़ सकती है। जैसे WHO ही है, तो उसके फिनांस में, WHO के पूरे बजट में अमेरिका का वित्त पोषण, अमेरिका का जो योगदान था 15% था। अमेरिका के पीछे हटने से बड़ा उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब गावी के बारे में जानते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे गावी किससे संबंधित है। तो गावी जो है एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसमें आपको WHO भी शामिल है, यूनिसेफ शामिल है, विश्व बैंक शामिल है, उसके अलावा गेट्स फाउंडेशन शामिल है जो प्राइवेट जो संस्था है। इसका जो मिशन है कि जो वैक्सीन्स हैं इसका न्यायसंगत और सतत रूप से, संधारणीय रूप से उपयोग हो, ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। और अपने इसी लक्ष्य के अनुरूप आप देखेंगे कि अब तक 1 बिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण ये इसके द्वारा किया जा चुका है। WHO जो वैक्सीन सेफ्टी नेट का संचालन कराता है, वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोजेक्ट का, उसका भी गावी एक हिस्सा है। आपको सचिवालय भी याद करने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रीलिम से पूछा जा सकता है। और चूंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश पीछे हटा है, तो ये संस्था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। मेंस में IR में ऐसे सवाल बन सकते हैं कि अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति वैश्विक संस्थाओं से पीछे हट रही है, विड्रॉ कर रही है, इसका भारत पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या ग्लोबल ऑर्डर पे, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके के सवाल आप तैयार कर लेंगे। और आगे विभिन्न अच्छे जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एडिटोरियल्स और ये सब भी आएगा ही, तो उसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद अगले टॉपिक हम लोग अमृत मिशन पे आएंगे। इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं अमृत मिशन के। पहले देखें कि अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है, उसी से आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि अमृत मिशन है क्या। तो 2015 में प्रारंभ हुआ था, 25 जून 2015 में। इसका पूरा नाम है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। आप समझ सकते हैं कि शहरी परिवर्तन इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। तो नोडल मंत्रालय क्या होगा? शहरी एवं आवासन मंत्रालय नोडल मंत्रालय इसका हो जाएगा, क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें रिफॉर्म, उसमें सुधार करने के लिए बनाया गया है। अब ये मिशन 2015 में शुरू हुआ था, 10 वर्ष अभी पूरा हुआ है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर जो शहरी जो क्षेत्र है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो अर्बन लोकल बॉडीज़ वहाँ जो बनाई गई है, म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई है, नगर निगम, नगर परिषद बनाई गई है, उनको ये काम करना चाहिए। जैसे इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह जल पर केंद्रित भारत का पहला मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य हर एक घर में नल का कनेक्शन हो, साथ में सीवर लाइन का कनेक्शन हो। तो ये सब काम तो अर्बन लोकल बॉडी को करना चाहिए। क्यों केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है? तो एक बहुत बड़ा इशू है कि जो अर्बन लोकल बॉडी है उनको कौन सी शक्तियां दी जाए, कौन कौन से उनको वित्तीय शक्तियां दी जाए, ये सब राज्य सरकार पे निर्भर है।
और राज्य सरकार अभी तक अच्छे से जो डिवोल्यूशन होता है पावर का, जो 3F कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, वो डिवोल्यूशन नहीं किया है, जिस कारण से भारत में अर्बन लोकल बॉडी बड़ा कमजोर स्थिति में है, वो बेसिक काम भी अच्छे से नहीं कर पाती है। तो इन्हीं सब कारणों से केंद्र सरकार को फंड देना पड़ता है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना पड़ता है कि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। तो इसी के तहत अमृत मिशन शुरू किया गया, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 25 जून 2015 को शुरू किया गया और जल केंद्रित भारत का पहला मिशन है। अमृत 2.0 इसी का अगला रूप है, जो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया 5 वर्षों के लिए। और इसका मिशन का उद्देश्य है कि भारत के सभी अर्बन लोकल बॉडी को कवर किया गया है इसमें अमृत 2.0 में। इसमें जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य नल से जल आपूर्ति कनेक्शन और सीवर लाइन निकास की सुविधाएं सुनिश्चित करना, और साथ में बेहतर जो अम्यूनिटीज पार्क हैं, जो शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान ऐसा क्रिएट करना जहां पे लोगों की गुणवत्ता अच्छी हो, जिसमें जगह जगह पार्क विकसित करना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिए, केंद्रीय क्षेत्रक नहीं है। जो भी केंद्र प्रायोजित योजना होगा उसमें केंद्र सरकार कुछ फंड देगी, जो 50% या 50% से ज़्यादा होता है, इन जनरल 60% होता है, और बचे हुए फंड राज्य सरकार जमा करेगी, राज्य सरकार देगी। इसमें जो अमृत मिशन है जब शुरुआत हुई थी तो 500 चयनित शहर और कस्बा कवर किया गया था। बाद में कुछ शहरों को मर्ज कर दिया गया इस मिशन के तहत, तो 485 शहर बचे हैं। इसमें 2 पहल की शुरुआत की गई, जल ही अमृत और अमृत मित्र। जल ही अमृत में जो जल है उसको सुरक्षित रूप से कैसे प्रोसेस किया जाए, उसका कैसे अच्छे से यूज किया जाए, उसका मुख्य उद्देश्य है। और जो अमृत मित्र है, जो उस कम्युनिटी में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास करना, महिलाओं को क्षमता निर्माण करना, ताकि जल का प्रबंधन अच्छे से किया जा सके। तो ये 2 इसमें पहल हैं, इनको भी ध्यान आपको रखना है। इस मिशन जो अमृत और अमृत 2.0 के तहत जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, क्या क्या उपलब्धि रही हैं, उनको भी देख लें। मेंस में, प्रीलिम्स में तो कहीं नहीं पूछेगा ये चीज़ आपसे उपलब्धि, मेंस में आप आंसर में अपने फैक्ट को डाल के आंसर को और मजबूत कर सकते हैं, फैक्ट के माध्यम से सब्सटेंटिएट कर सकते हैं। तो देखिए कि 19 लाख स्ट्रीट लाइट की जगह ऊर्जा दक्ष LED लाइट्स लगाई गई है, जो इन शहरी क्षेत्रों में, जो माफ़ कीजिएगा मैंने 19 बोला, 99 लाख स्ट्रीट लाइट्स, लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स। अब 1 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट से जो चेंज किया गया है, तो बहुत ज़्यादा बिजली का बचत होगा, और उससे कार्बन एमिशन, जितना बिजली का बचत, ऊर्जा का बचत, उतना कार्बन एमिशन कम होगा। तो इसमें 46 लाख टन CO2 उत्सर्जन में इससे कमी हुई है। इसके अलावा 13 शहरी स्थानीय निकाय ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए। इन जनरल अर्बन लोकल बॉडी पे लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं होता है, जिस कारण से जो बॉडीज़ अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है धन जुटाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा निवेशक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस मिशन के तहत आप देखिए 13 अर्बन लोकल बॉडी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए, जिसके तहत लगभग 25,000 करोड़ राशि जुटाया गया। लगभग 3600 शहर में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू किया गया, और इसी मिशन के तहत GIS आधारित मास्टर प्लान्स बनाया गया 231 शहरों के लिए। तो ये सब इसकी उपलब्धियां रही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रेयर अर्थ एलिमेंट पे, दुर्लभ भूतत्व जो टॉपिक है उस पे आएंगे। इस टॉपिक पे आने के पहले आपको बता दूं कि रेयर अर्थ एलिमेंट अभी वर्तमान समय में कितना इम्पोर्टेंस है इसका। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस रेयर अर्थ एलिमेंट
पे एक बुक, बहुत फेमस बुक है। उस बुक में कहा गया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो विटामिन है केमिस्ट्री का। मतलब जो शरीर के लिए जितने सूक्ष्म रूप से विटामिन्स की आवश्यकता होती है स्वस्थ शरीर के लिए, उसी प्रकार से जहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज होता है, भले ही कम यूज होता है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंस है, विटामिन्स की तरह बड़ा इम्पोर्टेंट। जब जो चाइना के पुराने प्रेसिडेंट हुए डेंग जिनपिंग, उनका स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा फेमस है रेयर अर्थ एलिमेंट के संदर्भ में, जहां वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के पास, जो हम लोग पश्चिम एशिया, भारत के संदर्भ में पश्चिम एशिया कहते हैं, उसके पास तेल है, प्राकृतिक तेल है, तो हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। मतलब इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कितना है कि इसको जो पेट्रोलियम जो इतना भयानक बड़ा भंडार है मिडिल ईस्ट में, उससे कंपेयर किया जा रहा है। अब ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना ने वापस टैरिफ लगाया, तो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। तो जिसके जवाब में अप्रैल महीने से ही रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पे चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। चाइना का मेन लक्ष्य था कि जो वैश्विक स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको प्रभावित करना, जिसका दुष्प्रभाव भारत के मैन्युफैक्चरिंग, भारत के विनिर्माण कंपनियों पे भी पड़ रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल कंपनियों पे भी बड़े स्तर पे पड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में भारत और चाइना अपना पीछे से वार्तालाप तो चल ही रहा था, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने स्वीकार किया कि हम चाइना से टच में हैं, चाइना से बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के संदर्भ में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। अब तो जैसा मैंने कहा कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति और उनके निर्यात प्रतिबंध पे वार्ता कर रहा है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना महत्वपूर्ण है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्रिटिकल जो एलिमेंट है उस पे चाइना का लगभग समझिए बादशाहत है। चाइना दुनिया में जितना रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन होता है उस पे 90% से अधिक चाइना में प्रोडक्शन होता है, चाइना से प्रोडक्शन होता है, और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या? तो ये चांदी के रंग के होते हैं, चमकदार होते हैं, सफेद रंग के, चांदी के रंग के। जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे वहां आपको लेंथेनाइट्स देखने को मिलेगा। लेंथेनाइट्स में 15 एलिमेंट्स हैं, तो 15 लेंथेनाइट्स और 2 और एलिमेंट स्कैंडियम और इरिट्रियम, टोटल 15 2 17 एलिमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। इसका सबसे ये एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूरे पृथ्वी के क्रस्ट में तो ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक जगह इसका संकेंद्रण नहीं होता है, तो जिस कारण से इसका प्रोसेस करके इसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बड़ा महंगा होता है। चाइना में जो प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, उत्खनन होता है, वो अभी तक देखा गया है कि भाई लाभकारी है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च नहीं आते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए चाइना का लगभग एकाधिकार है इस पे। इन एलिमेंट्स को जब धातु के साथ मिलाया जाता है तो धातु में जंग नहीं लगता है, और ये प्रॉपर्टी इसका आप समझ सकते हैं कि अभी जितना भी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बनते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे रडार हो, सोनार हो, चाहे स्पेस शिफ्ट हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सेंसर्स हो, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट का बड़े स्तर पे उपयोग होता है। तो जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट का कंट्रोल है, उसका हाईटेक टेक्नोलॉजी से संबंधित यंत्रों पे कंट्रोल है। तो इस कारण से
पूरा पश्चिम विश्व के देश, यहाँ तक कि भारत भी हमेशा चाइना को लेकर सशंकित रहता है कि जिस दिन इसके आपूर्ति श्रृंखला पे पूरी तरीके से कंट्रोल बना लेगा तो ये स्ट्रेटेजिक रूप से इन क्षेत्रों में बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग होता है। रेयर अर्थ मैग्नेट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन तत्वों में जो परमाणु संरचना है उसमें बिना युग्म वाले इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए चुंबकत्व गुण इसमें ज़्यादा होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े स्तर पे यूज होता है। अब इनका उपयोग मैंने आपको बता दिया कि हर एक जो अभी हाई एंड टेक्नोलॉजी है हर जगह उपयोग होता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो चाइना है इसमें ग्लोबल भंडार का, वैश्विक भंडार का देखिए 4.5 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास है। दुनिया का सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। उसके बाद ब्राज़ील है नंबर 2 पे। भारत का 5वां स्थान आता है जहां 70 लाख मीट्रिक टन हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन एक्सट्रैक्शन लाभकारी नहीं है, जिस कारण से हम लोग अभी तक ढंग से इसका एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं किए। लेकिन सरकार का भी इस तरफ ध्यान है और इसलिए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM की शुरुआत की है और यह शुरुआत 2025 में हुई। इसका उद्देश्य ही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना और उसके उत्खनन को, उसके विकास को बढ़ावा देना। प्रीलिम्स में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में विभिन्न स्टेटमेंट के माध्यम से फंसाया जा सकता है। पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी चर्चा है। अभी तो पिछले 5 साल से सबसे ज़्यादा चर्चा है। आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके अलावा मेंस में आपको IR में ये पक्ष उभर के आएगा। भारत चीन संबंध, यहाँ जहाँ भी चीन का जिक्र आएगा वहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट का जिक्र आना ही है। तो आपको ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में कर सकते हैं। चाइना के संदर्भ जो नोट्स है उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है सागरमाला के संदर्भ में। सागरमाला भारत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मैरीटाइम सेक्टर में। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट आधारित, बंदरगाह आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट आया था। इसी में आगे अपडेट है। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, यह कंपनी की स्थापना की गई है NBFC की तरह। NBFC नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई है। पहले इसी को सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था। इसी कंपनी को NBFC के रूप में जो स्थापना किया गया, इसको RBI के तहत पंजीकृत किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य इस फिनांस कंपनी का है जो मैरीटाइम सेक्टर में जो है स्टेक होल्डर्स हैं, जो पत्तन प्राधिकरण हो या शिपिंग कंपनियां हो, उसको जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि ये कंपनी भारत में जहाज निर्माण कर सके या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज पर्यटन, सामुद्रिक मामलों में शिक्षा जैसी चीज़ों को प्रोत्साहित कर सके। तो इसलिए इस कंपनी की स्थापना की गई। अब है कि इसी क्षेत्र में सामुद्रिक मैरीटाइम सेक्टर में और क्या क्या पहल है। पहला पहल बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी अभी आप सुनने को मिलता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन तकनीक है, इन तकनीकों के माध्यम से बंदरगाह पे सामान का प्रबंधन करना, उनका संचालन और शिपिंग लॉजिस्टिक का आधुनिकीकरण करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा सागर सेतु प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका
मुख्य लक्ष्य है कि जो कई सेवा प्रदाता को एकीकृत करके एक्जिम निर्यात आयात से जुड़ी सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रदान करना है। इसके अलावा दृष्टि, ये जो विजन है ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2027 के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। दृष्टि प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि दृष्टि किससे संबंधित है, तो ये आपका मैरीटाइम से इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें स्केल ऑफ रेट्स वहां पे प्रारंभ किया गया है कि प्रमुख बंदरगाहों पे प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एक समान शुल्क संरचना प्रदान करती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है गेटवे टू ग्रीन, एक पहल है जिसके माध्यम से जो भारतीय बंदरगाह हैं उसको हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का हब के रूप में रूपांतरित करना है। ये उस बंदरगाहों पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन, भंडारण, निर्यात सब के लिए बंदरगाहों को केंद्र बनाने इसका गेटवे टू ग्रीन पहल का उद्देश्य है। अब हम लोग एक बार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 समझ लें। इस विजन का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत को मैरीटाइम सेक्टर में अग्रणी, दुनिया में अग्रणी बनाना, सामुद्रिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश बनाना है। इसमें चाहे वो बंदरगाह हो, पथ परिवहन हो, जलमार्ग हो, इन सब का विकास करना। और अमृतकाल विजन हर एक सेक्टर को टच करता है, यह मैरीटाइम सेक्टर को भी टच करता है। और इसमें भी है, यही मैरीटाइम इंडिया विजन को आधार बनाया गया है और इसी पर विश्व स्तरीय बंदरगाह का विकास करना, बंदरगाह आधारित विकास को प्रोत्साहित करना, यह अमृतकाल विजन में प्रावधान है। अब हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों पे आए। जो छोटे मोटे न्यूज़ हैं उसको एक बार देखें, संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। पहला न्यूज़ है राजभाषा, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपका सवाल बनता है यहाँ से। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उसको याद कर लीजिए, उसी में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। आखिर ये चर्चा में क्यों है कि जो राजभाषा विभाग स्थापित किया गया है भारत सरकार के अंतर्गत, उसका 50 साल पूरा हुआ, तो ये अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती मना रहा है। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, अभी 2025 है तो 50 साल इसका पूरा हुआ। अब राजभाषा के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान है, तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है, जिसमें 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 343, 344 और 345। 343 में प्रावधान है कि हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा होगी। बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। आपको पता होगा बैकग्राउंड कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भी था, और जब अंग्रेजी बात आया कि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में समाप्त होगा क्योंकि 15 वर्ष की लिमिट है, तो दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी विरोध हुआ, तो फिर ये कानून पारित किया गया, राजभाषा अधिनियम 1963। तो इसमें कहा गया कि संघ के सभी कार्य हिंदी में तो होंगे ही, साथ में अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 344 जिसमें राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 345 इसमें राज्यों के संबंध में प्रावधान है कि विभिन्न राज्य अपने राज्य में प्रचलित कोई भाषा को राजभाषा बना सकते हैं, एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसूची
8 जहां पे 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें से ही आपको राजभाषा के रूप में चुनना है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं। तो कोई भी राज्य अपने हिसाब से राजभाषा बना सकता है। जैसे नागालैंड में राजभाषा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी या इंग्लिश आपको अनुसूची 8 में उल्लेखित नहीं है। तो एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी भी बनाने का आपके पास ऑप्शन है, राजभाषा के रूप में अधिसूचित कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग संक्षिप्ति पे आएंगे, शॉर्ट न्यूज़ पे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC, तो केंद्रीय अभी जो वित्त मंत्री हैं वो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, जिसको IFSC कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र भी कहा जाता है, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो इसको सेज के रूप में गिफ्ट सिटी को स्थापित किया गया था। तो उसके प्रगति की समीक्षा की गई है। यह जो गिफ्ट सिटी है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है, जहां पे भारतीय और वैश्विक वित्तीय बाजारों के बीच में जो सेतु का काम यह करेगा। इसी में एक प्राधिकरण का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, IFSC प्राधिकरण। यह प्राधिकरण एक कानून के तहत इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। वो कानून है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिनियम 2019। इसके तहत इस प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसका मेन काम क्या है कि जो आपको गिफ्ट सिटी है अर्थात IFSC, इसके भीतर कोई भी वित्तीय लेन देन हो, वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा, वित्तीय संस्थान, इन सब का विकास और विनियमन करना ये प्राधिकरण का कार्य है। तो जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर कोई भी वित्तीय जो सेवा है या फिर वित्तीय उत्पाद का निर्माण होता है, सबका विनियमन कौन करेगा? IFSC प्राधिकरण। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक UN80 पहल पे आएंगे। देखिए जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1945 में स्थापना हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत संस्थापक देश में था और आज 80 वर्ष जून में इसके पूरे हो चुके हैं। इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन जो UN चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था, 80 वर्ष पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में UN80 पहल UN द्वारा शुरू की गई है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है कि यूनाइटेड नेशन की कार्य प्रणाली को सरल करना, साथ में जो UN की क्रेडिबिलिटी है जिसपे बार बार प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है, इतने सारे युद्ध होते हैं कुछ कर नहीं पाता है, उस क्रेडिबिलिटी को वापस बनाना, इसकी प्रासंगिकता को फिर से पुष्टि करना इसका उद्देश्य है। UN जैसा आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 6 प्रमुख इसके अंग हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। जनरल असेंबली जिसको महासभा कहते हैं, सुरक्षा परिषद जिसमें शामिल होने के लिए भारत प्रयासरत है, इसी से संबंधित G4 देश आते हैं, जो 4 देश नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमको भी सुरक्षा परिषद में स्थान मिलना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, याद रखना है ICJ यूनियन का अंग है, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट UN का अंग नहीं है। तो आपको ये कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे दूर कर लीजिए। इसके अलावा जो सचिवालय है वो इसका 6 अंगों में आता है। भारत संस्थापक देश है, 193 अभी इसमें देश हैं। आगे आते हैं ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। फिल्म से पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है। बड़ा छोटा सा न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राजस्व आसूचना निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये फिनांस मिनिस्ट्री के तहत एक बॉडी है। इसने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया और 9 करोड़ का मूल्य का सामान जब्त किया। इसका ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देखिए, जो पहलगांव अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक,
तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध पूरी तरीके से खराब हो गए और भारत ने पाकिस्तान से उत्पादित और एक्सपोर्ट होने वाले सारे वस्तुओं पे साफ साफ प्रतिबंध लगा दिया। इस बात पे भी प्रतिबंध था कि किसी और माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से भारत में इंपोर्ट ना हो। लेकिन ये देखा जा रहा था कि कोई अन्य देश जैसे दुबई के माध्यम से ये इंपोर्ट हो रहा है। तो उसी संदर्भ में भारत ने जो ये आपका राजस्व आसूचना निदेशालय है, उसने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया था। इसके पहले जब प्रतिबंध नहीं था तो पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पे 200% का कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। आपसे प्रीलिम्स में जो राजस्व आसूचना निदेशालय के बारे में पूछा जा सकता है ना, किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, किस बॉडी के अंतर्गत है, ये भी पूछा जा सकता है। साथ में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है और इसी के तहत यह पहल भी शुरू की गई है। इसमें कलाअनुभव.in भी शामिल है, जिसमें जो कारीगर हैं भारत के, वो ऑगमेंटिव रियलिटी AR या वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से यहाँ पे ऑगमेंटिव रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के आधार पे मार्केट स्पेस है, तो वहाँ पे ये कारीगर को लाभ मिल सकता है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTI की सिफारिश पर यह लॉन्च की गई थी। अब ये भी आप देखिए कि ये जो आपका अरे यार, इसको फिर से करते हैं। इसको फिर से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संक्षिप्ति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी हुआ। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल के तहत शुरू की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया गया कि जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो पहल शुरू किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, उसमें जो विभिन्न काम किए गए उसकी क्या स्थिति है। इसी में कला अनुभव भी शामिल किया गया। कला अनुभव है क्या? कला अनुभव वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटिव रियलिटी बेस्ड एक मार्केट स्पेस है जहां पे कारीगरों को मदद मिलती है। और ये जो आपका पहल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर पहल 2020 में ही शुरू हुआ। इसको शुरू करने वाला संस्था है प्रधानमंत्री की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTI। इसका उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शिक्षा जगत के हों, चाहे वो व्यवसाय जगत के हों या अनुसंधान जगत के हों, उद्योग के जगत के हों, सभी हितधारक को एक साथ लाया जाए ताकि इनोवेटिव आधार पे जो डिमांड बेस्ड सुधार किया जा सके, मार्केट स्पेस में मांग आधारित सुधार या समाधान किया जा सके। यह आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करता है। इसका क्रियान्वयन एजेंसी या नोडल एजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार PSA का कार्यालय इसका नोडल एजेंसी है। वो आपको कैबिनेट सचिव के तहत कार्य करता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अल्फा जीनोम पे आएंगे। अल्फा जीनोम कभी चर्चा में है। एक AI मॉडल है जो गूगल डीप माइंड ने इसको बनाया है। यह है क्या? यह
एआई का मॉडल इस बात का सटीक अनुमान लगाता है कि किसी व्यक्ति के डीएनए में अगर कुछ उत्परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति और उसके स्वास्थ्य पे क्या पड़ेगा। ये इसका मुख्य काम है। गूगल डीप माइंड पहले भी जीनोमिक्स मॉडल पे काम कर चुका है और यही जीनोमिक्स मॉडल का पहले नाम था इन्फॉर्मर। इसी इन्फॉर्मर पर आधारित है आपका अल्फा जीनोम। यह मॉडल बहुत लंबे डीएनए अनुक्रमण लगभग 10 लाख बेस पेयर तक का विश्लेषण कर सकता है। 10 लाख पेयर का एक साथ जो विश्लेषण होगा, बिग डेटा एनालिसिस होगा एआई मॉडल से, उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे तो कहा जा रहा है कि काफ़ी सटीक अनुमान लगा सकता है डीएनए में अगर उत्परिवर्तन आता है उसका व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अल्फा जीनोम याद रखिए, प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि किसने बनाया है। तो किसने बनाया है? गूगल डीप माइंड। इसका मेन काम क्या है वो भी आपको दिया हुआ है। अब आते हैं ग्रीन डेटा सेंटर। ग्रीन डेटा सेंटर अभी गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। उसकी नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। यूपी के चीफ मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों मिलकर इसका गाजियाबाद में आधारशिला रखे हैं। यह पर्यावरण पर पड़ने वाली प्रभाव को कम करना, जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा उसमें देखिए किसी भी डेटा सेंटर में एनर्जी का बहुत उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा जितना ज़्यादा चाहिए उतना एनवायरनमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो नामी है ग्रीन डेटा सेंटर, इसलिए बनाया गया है कि इस पर एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर होगा, ऊर्जा दक्षता होगा इसमें और पर्यावरण पे बड़ा कम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक डिजिटल शक्ति में आत्मनिर्भर बनाना है। इसे CEL और ESDS एक निजी कंपनी है के सहयोग से स्थापित किया गया है। CEL जो है एक सरकारी कंपनी है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR से संबद्ध एक सार्वजनिक क्षेत्रक है, कंपनी है। तो इन दोनों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। अब आते हैं मानसरोवर झील पे। अभी चर्चा में है, कोविड के टाइम से जब भारत और चीन में झड़प हुआ सीमा पे, LOC पे, उसके कारण से इनके व्यापार में तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही, साथ में संबंध में नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही, साथ में जो पर्यटन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और मानसरोवर जो झील है उसमें पर्यटन पाबंदी हो गई। लेकिन 6 साल बाद दोनों देश काफ़ी नेगोशिएट कर रहा है, चाहे वो संबंध के संदर्भ में हो या व्यापार के संबंध में हो या पर्यटन के संबंध में हो। तो 6 साल में पहली बार भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करके वापस आए हैं। यह यात्रा कोविड-19 महामारी और LOC विवाद के बाद स्थगित कर दी गई थी। यह यात्रा 2 मार्गों से की जाती है। एक तो आपका सबसे पुराना जो मार्ग है वो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, और दूसरा आपको बाद में खोला गया उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है। नाथुला दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ट्राई जंक्शन पे है जहाँ पे उसके नीचे आपका चिकन नेक भी आता है भारत का, तो इसलिए रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मानसरोवर झील है इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भारत के संदर्भ में बहुत अधिक है। यह मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यह मीठे पानी का सबसे ऊंचा झील माना जाता है। इसमें प्रमुख मठ चिऊ गोम्पा मठ है इस झील के पास ही। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसकी निर्माण किया था। वहीं बौद्ध धर्म का मत है कि भगवान बुद्ध का गर्भाधान यहीं पे हुआ था। तो कल्चर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है संक्षिप्ति में, प्लेस इन न्यूज में जापान के बारे में है। जापान देखिए
जो आप अगर ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, भूकंप के प्रति सबसे ज़्यादा सुवेद्य वाले देशों में है। यह पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आता है, जहाँ पे मतलब छोटा मोटा भूकंप तो आए दिन आते रहते हैं। अभी भी काफ़ी झटके वहाँ महसूस किए गए। इसकी भौगोलिक अवस्थिति ये एशिया के बिल्कुल पूर्वी छोर पे है। यहाँ पे होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये सब इसमें द्वीप हैं, द्वीपीय देश है ये। इसके पूरब में प्रशांत महासागर, इसके पश्चिम में जापान सागर, इसके दक्षिण पश्चिम में चीन सागर, ये सब हैं। और आपको जो यहाँ पूरा मैप है नहीं, इस प्रकार से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स जिसको बोलते हैं वो गया है। तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट जो आपस में टकराते हैं। यूरेशियन प्लेट आपको पता है महासागरीय प्लेट, माफ कीजिएगा, महाद्वीपीय प्लेट है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट है, तो वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है। इस कारण से बड़े स्तर पे यहाँ भूकंप आता है। तो यही आपका टोटल जितने संक्षिप्तियाँ थी समाप्त होती हैं। आपको अभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आप रिवीजन भी कर सकें, अपने नॉलेज को भी जांच कर सकें। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिए। हम लोग कमेंट पढ़ते भी हैं, तो आपका जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपका रिवीजन उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू।